नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास का भारत का संविधान। इसमें आज हम बच्चों पढ़ेंगे न्यायपालिका, 6th लेसन है ये। और न्यायपालिका के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमें न्यायपालिका की क्यों आवश्यकता है। जैसे कि हमने आपसे बात करी कि भारतीय राज्य व्यवस्था में 3 अंगों को हम देखते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये तीसरा अंग है जिसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। और इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि न्यायपालिका की क्या आवश्यकता है, इसकी संरचना क्या है, इसकी भूमिका क्या है। चलो बच्चों, आओ हम इसकी प्रस्तावना को आज हम देख लेते हैं। अभी आमतौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है। पंच इसलिए बोला है विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है गांवों में पंचों के माध्यम से निर्णय किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में हम न्यायपालिका के स्वरूप को इसके अंतर्गत देख सकते हैं। न्यायालय के माध्यम से व्यक्तियों और निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को, यानी कि किसी भी प्रकार का विवाद समाज में होता है तो वह न्यायालय के माध्यम से सुलझाया जाता है। लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है। न्याय देने के अलावा वह और भी अन्य काम करती है। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में एक है। सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, आपको पता है विद्यार्थियों, यह नई दिल्ली में स्थित है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में यह हम पढ़ चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। वो बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्तियों के, नागरिकों के अधिकारों के रक्षार्थ। तो इसी अध्याय में हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ हम समझेंगे। अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की क्या भूमिका है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, और भारत की संसद और न्यायपालिका के आपस में क्या संबंध है, इन सबको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। अब इसे हम देखते हैं कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। पहले तो हमें थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि स्वतंत्र न्यायपालिका हमें विद्यार्थियों इसलिए चाहिए कि यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, किसी न किसी के दबाव में रहेगी, तो वह समाज में हो रहे अपराध, समाज में हो रहे विवाद, संघर्ष, इन सभी का जो समाधान है वो निष्पक्षता पूर्वक नहीं निकाल पाएगी। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए, उसका अस्तित्व स्वतंत्र होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दबाव उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी वह बिना पक्षपात के कार्य कर सकती है। तो इसी को हम आगे पढ़ते हैं। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच, व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। ठीक है बच्चों, व्यक्तियों के बीच विवाद होते हैं, समूहों के बीच होते हैं, व्यक्ति और समूह के बीच में होते हैं, और सरकार के बीच में, सरकार और व्यक्तियों के बीच में भी विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन के भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष, अगड़े और पिछड़े, अगड़े यानी आगे के जो संपन्न है, पिछड़े जो पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड, सभी लोगों पर एक समान कानून होना चाहिए। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है, और ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले। इसके लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो, बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का दबाव उस पर नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है और यह स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, इसको हम इस प्रकार देखते हैं। सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार के अन्य 2 अंग, सरकार के 2 अंग, जैसे कि मैंने अभी प्रारंभ में बात की थी आपसे कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के अलावा जो 2 अंग हैं, कार्यपालिका और विधायिका, तो इनका न्यायपालिका के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बाधा न पहुंचाए। कौन? विधायिका और कार्यपालिका। तभी वह ठीक ढंग से कार्य कर सकती है, तभी वह ठीक ढंग से न्याय दे सकती है। यानी कि न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा तो वह ठीक ढंग से
निष्पक्षता रूप से बिना पक्षपात किए न्याय प्रदान कर सकती है। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। सरकार के जो अन्य अंग है, अन्य अंग मतलब विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप उन्हें नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। न्यायाधीश जो है वो बिना भय के, न्यायाधीश के ऊपर किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए और बिना भेदभाव के वह कार्य कर पाएगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं होनी चाहिए। वह अपना जो कार्य करेगी न्याय देने का, वह उत्तरदायित्व पूर्ण करेगी। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा होती है और न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतंत्र और परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। बिल्कुल सही बात कही विद्यार्थियों। न्यायपालिका जो होती है वो देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा होती है, उसको बनाए रखती है। किसी भी प्रकार का विवाद है, संघर्ष है, उसमें समाधान पेश करती है और न्याय प्रदान करती है। और न्यायपालिका देश के संविधान की व्याख्या भी करती है। अगर किसी प्रकार का विवाद है संविधान में, संविधान से संबंधित, तो उसके अनुच्छेदों का, उसके नियमों की व्याख्या करेगी और लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखेगी और जनता के प्रति भी वह जवाबदेह रहेगी। जवाबदेह का मतलब ये होता है कि जनता किसी भी प्रकार के प्रश्न न्यायपालिका से करती है या न्याय प्रदान करने की उम्मीद रखती है, तो वह उस कार्य को करने में अपना पूरा प्रयास करेगी। अब इस चित्र के माध्यम से, इस कार्टून में जो बताया गया है, इसको हम अच्छी प्रकार से देख सकते हैं विद्यार्थियों। एक प्रसिद्ध वकील होने के नाते आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका बर्ताव खंड ग उपखंड जी 18 को भारतीय दंड विधान की धारा 9 ख के बाद पढ़ने पर इस तथ्य के बावजूद, देखो आप देख लीजिए, कार्टून को बूझे एकदम से, देखो क्या बताया गया है। यह अदालत की कृपया मुट्ठी बांधकर बहस ना करें। कृपया मुट्ठी बांधकर बहस, इस चित्र में यह बताने का प्रयास किया गया है विद्यार्थियों कि यह जो चित्र इसके अंतर्गत है, इसमें यह बताया गया है कि यह अदालत है, तो अदालत में हमें मुट्ठी बांध कर नहीं, सभी पक्षों को देखते हुए, मतलब मुट्ठी को खोल करके बहस करनी है, मतलब सभी पक्षों को देखते हुए निष्पक्षता से हमने कार्य करना है, इस बात पर बहस की जा रही है। तो विद्यार्थियों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे दिया जा सकता है, उसे कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहती। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। और न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, वे सेवानिवृत्ति होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय और भेदभाव के अपने काम पर लगे रहते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है और संविधान निर्माताओं को मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों को का जो पद है वो सुरक्षित हमेशा बना रहेगा। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। मतलब न्यायपालिका को जो वित्त दिया जाता है, जो वेतन दिया जाता है, वो विधायिका कार्यपालिका के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, इसलिए भी वह स्वतंत्र है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते विधायिका की स्वीकृति नहीं चलती है उसमें, और न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। और अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का भी अधिकार होता है। मतलब कोई व्यक्ति जो है या कोई समूह न्यायालय की अवमानना करता है, उसको दोषी ठहराता है, तो न्यायपालिका उसे दंडित कर सकती है। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों की सुरक्षा मिलेगी और कोई उसकी नाजायज आलोचना नहीं कर पाएगा, मतलब कोई उसकी जबरदस्ती आलोचना नहीं करेगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है।
और इसमें आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, एक बताया गया है इसमें कार्टून के माध्यम से। अध्याय 2 हमें बताया गया है कि मचल का मामला मुझे याद है। कहा जाता है कि इंसाफ में देरी करना इंसाफ से इनकार करना है। किसी न किसी को इस सिलसिले में कुछ न कुछ करना चाहिए। तो इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अंतर्गत भी ये कहा गया है कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों को अपने निर्णय देने में भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, उन्हें तुरंत निर्णय देने चाहिए। और ऐसे विवादों पर जहां पर कोई वकील या का कोई सपोर्ट नहीं है उन गरीब लोगों को, तो उनके प्रति निर्णय देने की प्रक्रिया वो तीव्र गति से होनी चाहिए। तो इस प्रकार की न्यायपालिका की भूमिका रहेगी तो निश्चित रूप से न्यायपालिका स्वतंत्र भी रहेगी और अपने कार्यों में सक्रिय भी रहेगी। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जो हमने बात करी, इसमें बताया गया है कि दलगत राजनीति से उसकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। उसको वेतन भत्ते जो दिए जाते हैं वो भी दलगत राजनीति से दूर होते हैं। विधायक का कार्यपालिका कोई इसमें इंटरफेयर नहीं होता है। और उस जिस भी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है उसका किसी भी पार्टी या किसी भी दल से कोई विचार या निष्ठाएं नहीं मेल खानी चाहिए। कार्यकाल निश्चित होता है इनका, सेवानिवृत्ति। और यदि न्यायाधीश का जो हटाने का की प्रक्रिया है वह भी काफी कठिन है और वह प्रक्रिया जो है महाभियोग की है, और नहीं तो वह अपने सेवानिवृत्ति तक बना रह सकता है। और इसके बाद न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात हमने कर ली। और अवमानना अगर कोई करता है न्यायालय की तो न्यायाधीशों से उचित दंड भी दे सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। और आप इस अपने एक एक्टिविटी दी गई है, अपनी कक्षा में आप ये कर सकते हैं। अपनी कक्षा में निम्नलिखित विषयों पर वाद विवाद कीजिए, आयोजन कीजिए इसका कि आपकी राय में निम्नलिखित में से कौन कौन से न्यायाधीशों के निर्णय को प्रभावित करता है और क्या आप इन्हें ठीक मानते हैं। संविधान के ऊपर आपको डिस्कशन करना है। पहले लिए गए फैसले क्या थे, अन्य अदालतों की राय क्या थी, जनमत, मीडिया, कानून की परंपराएं क्या थी, कानून, समय और कर्मचारियों की कमी, सार्वजनिक आलोचना कब है और कार्यपालिका द्वारा कार्यवाही कब है। तो इन सभी को आप अपनी एक्टिविटी के रूप में कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से न्यायाधीशों के निर्णय इन सभी चीजों को प्रभावित करते हैं और कौन से ठीक है कौन से नहीं है, वो निष्कर्ष के रूप में आप इसमें बता सकते हैं। अब बात आती है विद्यार्थियों न्यायाधीशों की नियुक्ति की। न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है। इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है। कहने का मतलब यह है कि जैसा कि हमने न्यायाधीशों की या न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की, जिसमें हमने कहा कि वो राजनीति से बिल्कुल दूर होनी चाहिए, दलगत राजनीति से बिल्कुल दूर होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में यदि हम व्यवहारिक धरातल पर देखें तो राजनीतिक रूप से ये निर्विवाद नहीं है, हमेशा विवादों के घेरे में होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है वह किस दल को बिलोंग करता है या किस दल का समर्थन में है, इस पर संविधान की व्याख्या करने पर बहुत अधिक प्रभाव भी पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि न्यायाधीश का क्या राजनीतिक दर्शन है, क्या राजनीतिक उसकी अपेक्षाएं हैं, किस पार्टी से वह अधिक उत्तम मानता है, तो उसी के आधार पर ही वो सभी चीजें होती हैं। सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उसकी क्या राय है, नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उसकी क्या विचार है, इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ भी दिया गया। 1973 में वरिष्ठ न्यायाधीश को छोड़कर के न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति H.H. बेग की नियुक्ति की गई। जो वरिष्ठता का क्रम था वह अब वरिष्ठता का जो क्रम है उस परंपरा को तोड़ दिया गया 1973 में और 1975 में। तो आप इसमें देख सकते हैं कार्टून में, मेरा तो सिर चकरा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक की आलोचना कर सकते हैं, न्यायाधीशों की क्यों नहीं कर सकते। और फिर यह अदालत की अवमानना क्या बला है, मतलब ये बताया गया है कि अदालत की अवमानना से तात्पर्य क्या है, क्या बला है ये। क्या मैं ये सवाल करूं तो मुझे अवमानना का दोषी माना जाएगा या क्या। अगर न्यायाधीशों की आलोचना करना या न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए निर्णयों की आलोचना करना अगर अवमानना है तो फिर
मुझे दोषी माना जाएगा तो फिर मैं करूं तो क्या करूं। इसी बात पर चर्चा की गई है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह के द्वारा ही करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास होती है। फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है? आपको यह विदित है कि जैसा कि हमने कार्यपालिका वाले अध्याय में पढ़ा था कि राष्ट्रपति सभी निर्णय जो है प्रधानमंत्री या मुख्य मंत्री की सलाह से या मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करता है। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश की सलाह का क्या तात्पर्य है, इसमें यह पूछा गया है। 1982 में एक कटाक्ष किया गया है। 1982 में 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया और शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की और इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्री परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरा ख्याल यह है, एक कार्टून में बताया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में मंत्री परिषद की बात को ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। फिर यह मान ले कि न्यायपालिका अपनी नियुक्ति आप ही करने वाला निकाय है। तो इसमें भी एक कटाक्ष किया गया है। कुल मिलाकर के न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम की जो परंपरा चली आ रही थी उसको तोड़ दिया गया और योग्यता क्रम को अपना लिया गया है। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको न्यायपालिका का यह किस प्रकार से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि न्यायाधीशों को पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से लगाई जा सकती है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।